सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं आ गया मेरी जान। खिली मन की कली मोरे सैया रे, खिली मन की कली मोरे सैया रे, अपने सैया के बलि बलि जाऊं, अपने सैया के बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं। क्या क्या लाए रे, ओहो क्या क्या लाए रे, खिली मन की कली मोरे सैया रे। हार लाया जड़ाऊ तुम्हारे लिए, हाथ खाली नहीं आया तेरा सजन। मेरे हाथों से पहनो मेरी दिलरुबा, देख कर झूम उठूं तुम्हें जाने मन। डाल दो मेरी गर्दन में इस हार को, प्यारे तुमसे नहीं मुझको इनकार है, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, वाकई तुमको मुझसे बड़ा प्यार है। जब दारू के नशे में दयाराम झूम उठा, तब अब्दुल गनी से पेसालार ने अपनी फौज के साथ उसे कैद कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया और कहा, नीच बेशरम बुज़दिले कहता खुद को शेर, बेगम के गहने लिए बनकर बहुत दिलेर। बेगम बनने का जो था पत्नी को अरमान, शाही गहने ले लिए बनकर के बलवान। अपने इस जुर्म की जानता है सजा, अपने इस जुर्म की जानता है सजा, दिल से भुगतूंगा जो दीजिएगा सजा। सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, मैं अपनी मौत को हंसकर गले लगा लूंगा। ले जाओ मेरे सामने से और डाल दो इसे कैद खाने में। और उसके बाद दयाराम के भाई चांद सिंह ने दरबार में आकर दयाराम से कहा, हथकड़ी बेड़ी पहने हुए जा रहे, वीरता को कलंकित किया है गजब, भैया बाजू में ताकत तुम्हारे जो हो, तोड़ दो हथकड़ी बेड़ी जानू मैं तब। इतना सुनते ही झटका दिया एक जब, टूटकर हथकड़ी बेड़ी सब गिर पड़ी। बादशाह देख हैरत ज़दा हो गया और फिर गुफ्तगू उसने इस तरह की, बेशक तुम बहादुर हो, अगर चोरी का पेशा छोड़ दो तो मेरी फौज में अफसरी की जगह पा सकते हो। शुक्रिया इस इनायत का क्या हो अदा, ये रहम ये मोहब्बत हूँ खाता कसम, तौबा करता हूँ पेशे से ए बादशाह, अपने डाकू पने को मैं करता खत्म। वाकई
नहीं तुम बहादुर दयाराम हो, माफ कर दी खता बख्श दी जिंदगी, चोरी का पेशा छोड़ा ये अच्छा किया, मैंने अपने यहाँ तुमको दी नौकरी। हो गया फौज का भारी अफसर मैं अब, नौकरी चांद सिंह को भी दे दी गई, ऐश से अब तो होने लगी है बसर, ए किरण लखनवी, ए किरण लखनवी। हमारी नीति क्या रही है? बिल्कुल साफ रही है, यानी कि हम सब मुल्कों से दोस्ती करें, सहयोग करें, लेकिन किसी फौजी अलायंस में न शरीक हों, किसी फौजी समझौता किसी मुल्क से और से न करें, मिलिट्री अलायंस। हम ये जो आजकल के दुनिया के ब्लॉक्स हैं, एक तरफ एक ज़बरदस्त गिरोह मुल्कों का, दूसरे तरफ दूसरा, उसमें शरीक न हो, दोस्ती हम हर एक से करें। दोस्ती का माने ये नहीं है कि हम किसी अपने उसूल को छोड़ दें, हम किसी बात में उनसे दबें या उनसे कोई मदद मिले तो ऐसी शर्त को हम मंजूर करें जिससे हमारी आज़ादी या हक फैसला करने का किसी बात में ज़रा भी कम होता है। यह हमारी नीति रही, जिसको नॉन अलाइनमेंट की नीति कहते हैं, नॉन कमिटमेंट की। तो ये रही इस 10 बरस से, और 10 बरस से भी कैसे रही, ये 10 बरस की नहीं है। अगर ज़रा आप पीछे जाइए, कम से कम उस 10 बरस के 20 बरस पहले कांग्रेस के आप रेजोल्यूशन वगैरह देखिए, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं। उस वक्त ये सवाल आज के तो नहीं थे, लेकिन दिमाग उसी तरफ झुकता था, क्योंकि एक ही तरीका था हिंदुस्तान के बढ़ने का और दुनिया के सवालों का सामना करने का। तो वो उस वक्त था। चुनाचे हम आसानी से, बगैर बहुत गौर भी किए, इस नतीजे पे पहुँचे कि हम इस ढंग से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी। पहले लोगों को शकूक हुए और मुल्कों के उस पर, लेकिन हल्के हल्के और मुल्क, और ऐसे मुल्क भी जो हमारे मुखालिफ थे, जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हिंदुस्तान की इसमें पॉलिसी है वो एक तो अमन पसंद है और अमन को, पीस को इससे फ़ायदा होता है, और दूसरे यहाँ तक तस्लीम किया जो हमारे जो मुल्क थे इन फौजी ब्लॉक्स में, कि हाँ ये मुनासिब है कि हिंदुस्तान ऐसी पॉलिसी रखे। खैर वो कैसे पसंद करें न करें, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी, हिंदुस्तान का असर बढ़ा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी इस पॉलिसी से, और दोस्ती हर जगह रही। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल का हाल, कि ये जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल का हाल, कि ये जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग तख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग तख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। आता है जब बहार से मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का।
अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह ओ सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह ओ सवाब का। करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात है, हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है, और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है, और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले, और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है, और हज़ारों बरस और जने कितना रहे, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की, स्वराज की। अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में, 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है, और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अकल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, यह आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए, और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए, वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे। ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थी। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग
इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की, एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है, और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। डाकू दयाराम गुजर किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए?
आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए, इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी।